चेक। मॉर्निंग बेटा, द किड्स एट होम। सत्यम बेटा, निकिता जी। अमरकंटक से हैं आप? अमरकंटक कितना दूर है यार यहाँ से? 90, 550। मुझे लगा 9550। 9550 किलोमीटर। उसमें दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाऊंगा मैं। और जाते कैसे वहां पे? पहुंचना कैसे होता है? ट्रेन है डायरेक्ट यहाँ से? कौन सा बेटा? पेंड्रा। और कितना दूर है पेंड्रा से अमरकंटक? 85, 85, 35, 35। ठीक है। उसने हाथ से बना के भी दिखा दिया मुझे। 3। गुड। क्या नाम है बेटा आपका? अतीश। अतिशय। यार अतिशय, तुम थोड़ा इधर आ जाओ यार। और ये जो बालक हैं, तुम भी इधर आ जाओ, क्योंकि मेरे को सिर्फ यहाँ तक दिख रहा है और मैं अपने स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ मैं। जी। तुमको देखा हुआ मैंने पहले? नहीं, पता नहीं यार। हाँ, हो सकता नहीं देखो। कहाँ रहते हो इंदौर में? संगम नगर। बाल कलर कराए तुमने? नेचुरली ऐसे? वाह यार, बहुत ही लकी इंसान हो तुम। आप मंदसौर? और ये नीमच से भी है ना एक बच्चा? आप नीमच मंदसौर पास में? आसपास ही है, बहुत दूर थोड़ी है। अरे हाँ यार, कैसी बात कर रहे हो यार। नीमच मंदसौर आसपास ही है यार, मैं गया हूँ मंदसौर। आप कहाँ से? सतना। आप कहाँ से? आप दोनों बचपन से सहेलियां हैं? ठीक है। ये भाई साहब जो अपने बालों को अभी संवार रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? अनिल। अली भाई। अली कहाँ से हो तुम? झालावाड़। ठीक है, गुड। अलादीन देखा आप में से किसी बच्चे ने? अलादीन कार्टून आया करता था, उसमें अलादीन का एक पेट एनिमल था, उसका नाम था अली। बढ़िया बढ़िया आता था यार वो, मतलब उससे अच्छा कार्टून मैंने देखा नहीं। उससे अच्छा कार्टून वैसे देखा है मैंने, पोकेमॉन देखा है। पोकेमॉन देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है पोकेमॉन? फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है आपका? पिकाचू। पिकाचू क्या, पिकाचू तो हीरो बन गया उसमें यार, सब कुछ ही पिकाचू के आसपास घूमता है। बट मुझे पिकाचू के अलावा वो अच्छा लगता है, बल्बासौर, जो लपटेदार रस्सी मारता है वो वाटर पोकेमॉन है वो। कि सर आप हमें यही पढ़ाओगे कि आज पोकेमॉन? पढ़ सकते हैं, मन कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट क्लास आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं भैया? पहले तो घर से दूर आए, वो कैसा मतलब महसूस हो रहा है ये बताइए मुझे। कैसा फील कर रहे? तो बेचारी बहुत ही मायूस है ये। कितने दिन हो गए घर से बाहर आए हुए? मतलब अकेले रहते हुए? अभी तो घर से बाहर आना एक स्टेज होता है, फिर क्या होता है घर से बाहर आके घर वालों के साथ रहना, वो दूसरी स्टेज होती है। तीसरी स्टेज होती है कि घर वाले चले जाते हैं। वो तीसरी स्टेज पे कौन आ गया? अभी थर्ड स्टेज पे कौन है? जिनके घर वाले उनको। गुड। आपकी तो मम्मी थी अभी बाहर शायद, मम्मा थी आपकी, आपके पेरेंट्स चले गए। ठीक है। खाना वाना सब मैनेज हो गया आप लोगों का? फूड, स्टे, कहाँ रह रहे हो आप लोग? हाँ, बहुत खुशी की बात है हॉस्टल। लेकिन हॉस्टल कहाँ पर है? हाँ, नीलगिरी। नीलगिरी अच्छा हॉस्टल है। नीलगिरी बॉयज हॉस्टल, जो इधर पुराने वाले नाटा के पास है, ढक्कन वाले कुआं के पास। ओके, बट ठीक है। नाइस। आप कहाँ रह रहे हो? फूटी कोटी। फूटी कोटी, फूटी कोटी फ्रेंड्स। फूटी कोटी, फूटी कोटी फ्रेंड्स। बिल्कुल भाई बना लो उसको तुम। और अगर वो बाइक पर आता है तो उसको डबल भाई बना लो अपना। उसकी बाइक पे पीछे लद कर आ जाना तुम। पेट्रोल बचाना है यार, फ्यूल, सेफ फ्यूल। ठीक है भैया, देखो ये तो दिस दिस इज दिस इज वन स्टेज ऑफ लाइफ जो आपको पार करनी ही पड़ेगी। आप अभी अगर इमोशनल हो गए, आप अगर अभी इमोशनल होकर टूट गए, जैसे मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैं आई वॉज कमिंग डाउन टू द क्लास, एक लड़की रो रही थी बैठकर अपनी मम्मी के साथ। अच्छा, मैंने उसको पढ़ाया नहीं था क्लास में, जबकि वो सीए फाउंडेशन की थी, मेरा बैच लगा नहीं था उस क्लास में। तो वो लड़की बोलती है कि मम्मी बोलती है कि सर देखिए बच्ची परेशान हो रही है, घर जाना चाहती है वापस। ऐसे बिल्कुल चले जाओ बेटा, बट फिर चले जाओगी तो जो पाना चाहती हो वो भी नहीं मिलेगा, इस बात की क्लैरिटी रख लो तुम।
अगर वो ओके तो फिर तो बिल्कुल अभी बस पकड़ लो, शाम तक भी इंतजार मत करो। क्या दिक्कत क्या आ रही है सर? दोस्त नहीं है इसके, मतलब दोस्त नहीं है मतलब तुम्हारे शहर में आने से पहले ही दोस्त बन जाने चाहिए थे, प्रीपेड एक्सपेंस टाइप। कि 4 दोस्त बन गए मेरे यहाँ पर पहले से ही, चीज़ें नहीं। अब क्लास में जाओ तो क्लास में सबसे ज़्यादा बातचीत वही करती है, सबसे बातूनी लड़की हुई है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ क्लास शुरू करने से पहले कि ये सारे फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। कल मेरे भाई से बात हो रही थी। मेरा भाई मैनचेस्टर में रहता है, लंदन में रहता है, महंगा शहर है, बहुत महंगा शहर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बहुत महंगा है। तो मुझे अच्छा, दो इट इज़ वेरी अननेसेसरी फॉर यू पीपल, बट देन ऑल्सो मैं इसी चीज़ पर स्टार्ट करूंगा। किसी भी इंसान के जीवन से उसके हिस्से का स्ट्रगल नहीं छीनना चाहिए। आप उससे उसके हिस्से का स्ट्रगल छीनते हो तो आप उससे उसके हिस्से की लर्निंग और आप उससे उसके हिस्से की अचीवमेंट छीन लेते हो। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू सेंड सम एक्स्ट्रा मनी टू आर ब्रदर कि भैया तू मत परेशान हो। बट ही सेड कि नहीं प्रतीकवीर, आप भेज भी दोगे तो क्या है, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस स्ट्रगल के थ्रू जाऊँ और मैं कुछ अच्छा प्राप्त करूँ जीवन में। हिट क्या क्या मुझे, ही सेड कि मैं ट्रैवल करता हूँ जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो मैं पैदल जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है पैदल जाता है, ठीक है पैदल में क्या है, मैं भी पैदल जाया करता था। तो ही सेड लेकिन मेरा डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मुझे कितना डिस्टेंस हो जाता है? तो ही सेड 24-25 किलोमीटर हो जाता है एक दिन में। मुझे पहले थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगा, फिर अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने सोचा ठीक है लंदन में पैदल चल रहा है ना यार, ठीक है बढ़िया है, कोई अच्छा निकालेगा उससे। तो तुम भी घर के बाहर आए हो, अभी तुम्हारी भी एक स्ट्रगल होगी, तुमको घर वालों की याद आएगी, तुमको घर वालों के कंफर्ट्स की याद आएगी, तुमको घर वालों के खाने की याद आएगी, तुम्हारी खुद की याद आएगी तुम्हें, जैसे तुम घर पे हुआ करते थे, टेंट्रम्स थ्रो करना। जैसे मुझे याद है जब मैं घर पे रहता था तो हमारे घर पे अगर साउथ इंडियन खाना बनता था, डोसा इडली, तो मेरे लिए बाहर से खाना आता था क्योंकि मैं डोसा इडली नहीं खाया करता था, रूल था ये। नहीं आता था तो मैं बवाल कर दिया करता था। और जब हॉस्टल में रहने आया मैं, तो मुझे सबसे खराब सब्जी जो लगती थी गिल की, वो भी चुपचाप खानी पड़ती थी। अच्छा, चुपचाप खानी पड़ती का अर्थ क्या है कि लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस आप उनको कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप उसको चुपचाप स्वीकार करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको स्वीकार करने की क्षमता, ताकत देती हैं। अब आप क्या, अब आप ताकतवर बनना शुरू हो रहे हो घर से बाहर आकर। ताकतवर बनने का प्रोसेस क्या होता है? मैं तो देखो जिम विम ज़्यादा जाता नहीं हूँ, आपको मेरे को देख के समझ में ही आ गया होगा। लेकिन जो मैं थोड़े समय जिम गया उसमें आप वजन उठाते हो तो आपकी जो मसल्स होती है उसमें पेन होता है, और पेन के बाद डेवलपमेंट होता है। अभी आपको भी थोड़ा पेन होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। खुद को बहुत सीरियसली मत लेना। इंसान की दिक्कत क्या होती है, खुद को बहुत भयंकर सीरियसली लेता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे भैया तुम कुछ भी नहीं हो, शून्य वैल्यू में अपन सब। एक चीज़ याद रखना, आप चार्टर्ड अकाउंट बन जाएंगे बहुत अच्छी बात है, बट डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। बहुत नॉर्मल, बहुत ही एवरेज, ज़मीन से जुड़कर एंड करते हुए, जैसे हमारे पंजाबी में गुरमुखी में बोलते हैं, मन नीवा मत उच्ची। मन नीवा मतलब जो मन है उसको नीचे रखो, और जो मत है मतलब जो जो आपका आपकी सोचने की शक्ति हो उसको ऊंची रखो। अरे सर प्लीज, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपका तो सबसे ज्यादा कर रहा था। आइए चलिए, ओके। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। जिस बच्चे ने दरवाजा बंद किया है उस बच्चे ने मेरा दिल मोह लिया है मेरा, यार वेरी नाइस। मेरा जो सोने की चेन होती है तो उतार के फेंक देता मैं, इसलिए पहनता नहीं हूँ मैं सोने की चेन कि फालतू में इतना नुकसान हो जाए। चलिए, कहाँ से आप दोनों भैया? इंदौर से ही हैं? देखिए इंदौर से बेचारे लेट हो गए। कितना दूर है अमरकंटक? 550 किलोमीटर से वो आ गया पहले, और बीच में पांड्रा 35 किलोमीटर दूर है। याद हो गया मुझे। तुम कहाँ रहते हो? हाँ, मरी माता। मरी माता, मरी माता। ऐसे कॉम्बो में आओगे तुम लोग यार, मरी माता, फूटी कोटी कॉम्बो ऑफर्स। चलो ठीक है। सो जो समझाना चाहता था मैंने समझा लिया। अपन अब हल्की सी पढ़ाई शुरू करते हैं। सब्जेक्ट्स कितने कितने बेटा आप लोगों के सीए के इस पर्टिकुलर पड़ाव पर? कितने पड़ाव हैं आपकी सीए की जर्नी में? 3। पहला कौन सा है? फाउंडेशन। दूसरा कौन सा है? इंटर। तीसरा कौन सा है? फाइनल। राइट। फाउंडेशन में सब्जेक्ट कौन कौन से मुझे ये बताइए। तुम बताओ भाई, मुझे नहीं पता सर। फाउंडेशन में बेटा सबसे पहला सब्जेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे आप तो सबसे पहला, कॉपी निकालिए आप लोग प्लीज। तुम रह कहाँ गई थी लेकिन?
तुम कहाँ रह गई थी, इतना लेट कैसे हो गई, ये परेशान हो रही थी। तुम इधर हॉस्टल में शिफ्ट हो, हॉस्टल में शिफ्ट होना सबसे समझदारी वाला डिसीजन है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ट्रैवल बिल्कुल खत्म, ट्रैवल कम से कम रखना चाहिए। और तुम कहीं और रह रही हो, वहां पे रहना शुरू कर चुकी हो तुम, तो वहां से आने जाने का साधन समझ लिया तुमने। हाँ, दैट्स स्मार्ट। सर हम आपके लैपटॉप पे देख रहे थे, मनपरा लिखा हुआ था। मेरी वाइफ का लैपटॉप है, मेरा नहीं है। और मेरी वाइफ का नाम मन से शुरू होता है, मेरा नाम प्रा से शुरू होता है, तो उसने कॉम्बो ऑफर में मनपरा कर दिया, जिसमें नाम पहले उसका आया है। वरना प्रामन भी हो सकता था, लेकिन लैपटॉप उसका है, मैं बताना चाहता हूं आपको। ठीक है। सो पहला सब्जेक्ट कौन सा आपको मेरे जाके लेके, आप अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कितने मार्क्स का आएगा आपको, 100। और 100 से भी ऊपर बात क्या है बच्चे, कि आपका ये जो सब्जेक्ट है, तुम बिना कॉपी खोले लिख लेते हो क्या, कोई तिलिस्म में शक्ति है क्या तुम्हारे पास, और बिना पेन खोले लिख लेते हो। अरे लिख लो भाई यार, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो यार, सर यार आप तो पीछे पड़ गए हो यार, आई वॉन्ट सम स्पेस, इंडिपेंडेंस। अरे आइए सर, प्लीज प्लीज। कहां से, इंदौर से होंगे आप, इंदौर से। अरे शेडोल, ठीक है कोई बात नहीं। दरवाजा बंद कर दीजिए, शेडोल, शेडोल नरेश तुम बंद कर दो, तुम्हारा काम ही उसने दरवाजा बंद करने का कर दिया। दुख हो रहा है मुझे यार, वो सीए बनने आया, तुमने उसको डोर कीपर बनाने की कोशिश कर दी। अब मत उठना बेटा तुम, अब अपने अंदर के अहम को जगा लेना तुम, कि तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं बन रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पेपर क्या है बेटा आपका, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क का होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपका जो पूरा पेपर है वो 2 टाइप के पैटर्न्स में डिवाइडेड है बेटा। एक है सब्जेक्टिव पैटर्न, एक है ऑब्जेक्टिव पैटर्न। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है बच्चे, सब्जेक्टिव में आप बड़े आंसर्स लिखते हैं, और आप ऑब्जेक्टिव में टिक मार्क्स लगाते हैं। इन टर्म्स ऑफ सीए फाउंडेशन आप टिक मार्क नहीं लगाते, आप गोले भरते हैं, सर्कल्स होते हैं, आपको उसको एचबी पेंसिल से भरना होता है। आपके कुल मिला के सब्जेक्टिव पेपर हैं 2। पहला कौन सा है बेटा, अकाउंटेंसी। दूसरा जाके लिखिए बच्चे आप, इसके नीचे जाके लिखिए, लॉ प्लस बीसीएआर, लॉ प्लस बीसीएआर। ठीक है, लॉ प्लस बीसीएआर, लॉ प्लस बीसीएआर। ठीक है डियर। अब अकाउंटेंसी कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। लॉ है बेटा 60 मार्क्स का, लॉ इज फॉर 60 मार्क्स, बीसीआर इज फॉर 40 मार्क्स। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड पेपर। जैसे मान लेते हैं आपका पेपर शुरू होता है 10 मई को, तो 10 मई को आपका पहला पेपर होगा अकाउंटेंसी, 11 मई को छुट्टी होगी, 12 मई को होगा आपका लॉ बीसीआर, फिर 13 मई एक छुट्टी देते हैं, फिर अगला पेपर होता है, एक छुट्टी होता है, फिर अगला पेपर देते हैं। कुल मिला के कितने पेपर है आपके, 4। तो कितने मार्क्स के पेपर है बेटा, 400। 400 में से पासिंग कितना है, 200। 100 नहीं बेटा, 200। 200, वेरी नाइस अली। नहीं, अली ने 200 ही बोला था, मुझे 100 सुनाई दिया था। तो 200 है उसका पासिंग मार्क। बट इंडिविजुअली आपको हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लेकर आने होते हैं। अब जब मैं 40 नंबर बोलता हूं तो बच्चे का सवाल आता है कि सर ये जो सेकंड पेपर है जो 60 और 40 का है, उसमें क्या लॉ में कम से कम 24 नंबर लेकर आने हैं और बीसीआर में कम से कम 16 नंबर लेकर आने हैं? ऐसा नहीं है बच्चे, आपको लॉ बीसीआर में कंबाइंड कितने नंबर लेकर आने हैं, कम से कम 40, राइट। लॉ बीसीआर पिक्यूलियर इसीलिए बच्चे क्योंकि आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आई विल शो यू द क्वेश्चन पेपर। आने वाला क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाऊंगा आपको मैं, जो जा चुके क्वेश्चन पेपर वो दिखाऊंगा। आने वाला अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, दिख जाएगा आपको। बट ऑन अ सीरियस नोट, जब आप बैठेंगे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 2 पार्ट में डिवाइड होगा, बुकलेट एक ही होगी, 1 बुकलेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बहुत इंटरेस्टिंग कलर्स में क्वेश्चन पेपर आता है आपके, हरे रंग का क्वेश्चन पेपर आता है, पीले रंग का क्वेश्चन पेपर आता है आपका। और आपको फिर आंसर शीट्स मिलेंगी 2 मेजर आंसर शीट्स, एक होगी लॉ के लिए, एक होगी बीसीआर के लिए। टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, हर 1 घंटे में आपको नोटिफाई कर देंगे 1 घंटा बीत चुका है। 3 घंटे बीत जाएंगे, आपसे कॉपी ले ली जाएगी। जब 3 घंटे बाद आपसे कॉपी ले ली जाएगी तो आप बोलेंगे हमको तो किसी ने बताया ही नहीं कि लॉ के लिए कितना टाइम है, बीसीआर के लिए कितना टाइम है। तो वो आपको बोलेंगे देखो भैया तुम करने आए हो सीए,
तो हम तुमसे एक्सपेक्ट करते तुम में इतना डिसीजन मेकिंग पावर तो होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितने टाइम दोगे तुम, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मार्क्स। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि कोई आपको बताएगा लॉ का टाइम ओवर हो गया, बीसीआर का टाइम शुरू हो गया। उसने आपको दे दिया 3 घंटे, अब 3 घंटे में पूरा का पूरा लॉ ही करो बस, और बीसीआर छुओ भी ना तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लॉ इतना स्ट्रांग अगर है कि आप उसी से 40 नंबर ले आते हैं कम से कम, तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली आते नहीं है बच्चों के। देखो बच्चे, मेरा मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको एज ए टीचर राइटली गाइड करना। मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, मैं आपको झूठे आश्वासन नहीं देना चाहता, मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता ये चीज़ आसान है ये चीज़ डिफिकल्ट है। इस दुनिया में हर चीज़ प्रोसेस ड्रिवन होती है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको उससे रिजल्ट मिलता है, आपकी प्रोसेस में फॉल्ट होता है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे घर में अगर आपको दही बनाना है तो आपको दूध गर्म करना पड़ेगा, और गर्म दूध में आपको थोड़ा सा दही का जाग लगाना पड़ेगा। आप बिना दूध गर्म किए ठंडे दूध में जाग लगा दोगे, दही नहीं बनेगा। आप दूध गर्म करके रख दोगे, उसमें दही का जाग नहीं लगाओगे, दही नहीं बनेगा। आप गर्म दूध कर उसमें दही डालकर फ्रिज में रख दोगे तो भी दही नहीं जमेगा, उसको टेम्परेचर चाहिए होता है। एवरीथिंग इज अ साइंस। आपको इस पेपर को क्लियर करना है तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको पेपर क्लियर होगा, प्रोसेस में फॉल्ट आएगा तो पेपर क्लियर नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है, इंस्टीट्यूट मानता है कि आप एक मैच्योर्ड प्रोफेशनल बनने की राह पर हो। 18-19 साल की तुम्हारी उम्र है मैक्स, तुम घर छोड़कर आ गए हो, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी तुमने, स्वावलंबी बनने लगे हो, तो इतने तो एक्सपेक्टेशन होगी ना इंस्टीट्यूट की कि यार इसको ये तो पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को कितना टाइम नहीं देना है। मैं क्यों ये बोल रहा था बेटा कि मेरा काम आपको सच बताना है? क्योंकि ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो आप देखोगे, सबसे लोएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इज लॉ बीसीआर। सबसे लोएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इज लॉ बीसीआर। आप बोलोगे सर अगर आपको पता है लोएस्ट स्कोरिंग है तो आपने इसके लिए कुछ किया? क्या नहीं किया? बिल्कुल किया बच्चे। मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर्स, तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर्स में क्या दिक्कत करते हैं बच्चे। मैं उन लोगों में से हूं जो गलती हो जाने के बाद गलती को फेस करता है, देखता है कि गलती क्या हुई है। गलती से मुंह मोड़ लेना बहुत आसान होता है, गलती को फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन गलती को फेस कर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जब हमारे बच्चों के पेपर होते हैं, जिन बच्चों के मार्क्स वैसे नहीं आते जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उन बच्चों की कॉपीज मंगाते हैं इंस्टीट्यूट से। तुम्हारे लिए चाय मंगवाऊं? तुमको बहुत बेहिसाब उबासियां आ रही हैं। सर थोड़ा रात को इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हो गया था सर। आपकी बहू बहुत डिमांडिंग है सर, बहुत बात करनी पड़ती है उससे। कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू को समझाऊंगा कि मेरा 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 पुत्र स्वरूप सीए कर रहा है, उसको वक्त दो थोड़ा सा। यही सब डिसिप्लिन है बच्चे। मैं देखो, मैं आई एम गाय जो बैलेंस लेकर आएगा। मजाक भी करूंगा, समझाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी। सिर्फ पढ़ाते रहूंगा तो आप बेहोश हो जाओगे, प्राण त्याग दोगे आप। सिर्फ मजाक करूंगा तो फायदा नहीं है। और ज्ञान देना आपको अत्यंत जरूरी है। आपको भी डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा बच्चे। आप में से कुछ बच्चे बन जाएंगे भाई निशाचर प्राणी। सुबह 3 बजे तक उठे हुए, सुबह 4 बजे तक उठे हुए, क्लास तो 8:30 बजे ही होगी भैया। तो यू विल हैव टू फाइंड दिस बैलेंस कि आप कितनी देर सो रहे हो। एक सेकंड बेटा। कैसे हैं आप? सब ठीक है? ठीक है। सो आपको ये डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। नेवरदलेस लॉ बीसीआर लो स्कोरिंग है। सर क्यों लो स्कोरिंग है? मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में क्यों लो स्कोरिंग है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए बच्चे, आपके सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स ऐसे हैं राजा जो सब्जेक्टिव है। बाकी आपके जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी एक अलग दुनिया है। ऑब्जेक्टिव में आप सही तो पूरे सही, गलत तो पूरे गलत। तो जैसे कुछ लोग तुक्केबाजी में निकल जाते हैं, वैसे तो मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, डे 1 पर आप सीए में तुक्केबाजी से निकल ही नहीं सकते। आपकी कॉपी जो इंसान चेक कर रहा है वो सबसे पहले सजेस्टेड आंसर्स आते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीजें। सजेस्टेड आंसर लेके बैठता है कि अच्छा इसके हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, कॉपी कौन चेक कर रहा है? कॉपी चेक कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो तुम बनना चाहते हो वो बन चुका है, और कई साल पहले बन चुका है। तो आप उसको बना नहीं पाओगे, मूर्ख। आप बोलो नहीं सर हमने तो सर ऐसी फेंका फाकी करी स्कूल के एग्जाम में कि हमको ऐसा लगा हमें राइटर बन जाना चाहिए सर। ऐसा फेंका सर हमने, ऐसा फेंका। धोनी भी क्या हेलीकॉप्टर शॉट मारता होगा सर।
हम तो खुद ही के लिए खड़े होकर ताली बजाने लगे थे। इंस्टीट्यूट नहीं देता नंबर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ पर। इंस्टीट्यूट तो इतना निर्दयी हो जाता है, सीधे शून्य देके आ गया। सर आप हमें डरा रहे हो? बिल्कुल नहीं डरा रहा बच्चे। मैं तो आपको बता रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। सचेत करने का काम है मेरा। मैं तो दुनिया के सबसे पॉजिटिव लोगों में से हूँ। आई एम वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पीपल ऑन अर्थ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान को सोचना भी क्या चाहिए, पॉजिटिव या बेहतर और इवॉल्व इंसान को तो पॉजिटिव की जगह सोचना चाहिए एक्यूरेट सोच होनी चाहिए। सत्य क्या, सत्य ही है। मैं आपको बता रहा नहीं, इंस्टीट्यूट में आप कुछ भी लिख दो नंबर मिल जाते हैं। आप लिख कर आपको नंबर नहीं मिले, आप जैसा लिखते हो वैसा नंबर देता है इंस्टीट्यूट। और जहां पर 100 देने चाहिए वहां पर शायद 80 देता है। हाथ रोक के नंबर देता है, फेंक फेंक के नंबर नहीं देता। आप इंटरमीडिएट में जब जाओगे, भगवान ना करे कभी हो आपके साथ ऐसा, लेकिन जर्नी देखो बच्चे, फिर से मैं बता रहा हूँ, जर्नी है। कल परसों, टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं आई सी माई स्टूडेंट्स एज माई फैमिली मेम्बर्स। मुझे नहीं पता आप मुझे कितने समय बाद देखोगे एज ए फैमिली मेम्बर। मैं तो डे वन, मोमेंट वन से देखता हूँ एज ए फैमिली मेम्बर। 1 जून को मेरी मासी जी के हस्बैंड पास्ट अवे, नॉट एजड, just 56 years old. 56 is not a lot of age. And everybody was in shock. I was in shock. I am still in shock. My mother is in a very big shock. My Masi ji is in a shock जिससे मुझे लग रहा है वो रिकवर कैसे करेंगी. But you know what? When all of these things happened, I observed two very strong things. मेरा भाई है, he is a chartered accountant. जिनके पिताजी का देहांत हुआ, ही वॉज नॉट क्राइंग, वो बिल्कुल शांत रहा। ही डिड एवरीथिंग दैट कुड हैव बीन एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ सन। मैं इतना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई ब्रदर। ही डिड एवरीथिंग एंड टू एंड, सारे राइट्स कंप्लीट किए। और जब राइट्स कंप्लीट हो गए, मेरे को बोलते हुए मेरा मन भर आता है, सब सारे राइट्स पूरे हो गए तो वो कोने में खड़े होकर रोया। वो उसके पहले नहीं रोया, वो उसके पहले वॉज बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद जाओ तो दिख रहा था कि वो दुखी है, उससे बात करो तो बोलता है मुझे अभी अब छोड़ दो थोड़ा प्लीज। बट उसके बाद ही क्राइड आफ्टर दैट। इंसिडेंटली मैं भी वैसे ही था। क्यों था? क्योंकि वो रोने का वक्त नहीं था। दैट वाज नॉट द टाइम टू क्राई, दैट वाज द टाइम टू खुद को संभाल के रखने का। मैं क्यों, देखो मैं आपसे दुनिया के हर फेज से एग्जाम्पल लेकर आऊंगा। मैं आपसे फंडामेंटल ये है बच्चे कि लॉ और बीसीआर इकलौता सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पेपर है आपके कोर्स में। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी सब्जेक्टिव है लेकिन प्रैक्टिकल है। उसमें आपकी बैलेंस शीट मैच होती है, उसमें अगर आपका आंसर सही आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सही आती है, तो इंसान को लगता है सही है, कॉन्फिडेंस है, फिर स्टेप पे जाके देखता है। बच्चा बोलता है सर 11th-12th में आपकी मेंटालिटी रही होगी कि सर फॉर्मेट बना देंगे तो कितने नंबर मिलेंगे। आपको ये समझना है कि आपकी जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है वो चेंज हो गई है। सीबीएसई के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर, एमपी बोर्ड के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर होता है कि हमको बच्चों को निकालना है, क्योंकि उससे हमारी एबिलिटी टू परफॉर्म मापी जाएगी। आईसीआई को कुछ नहीं किसी को प्रूव करना। आईसीआई तो चाहता है कि कम बच्चे निकले। सर कम बच्चे निकले मतलब हम नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलोगे? बहुत बच्चे निकलते हैं। ऑल इंडिया रैंक्स आते हैं यहाँ से। अब जब सीढ़ी चढ़कर आ रहे थे, आई डोंट नो इफ यू रियलाइज और नॉट, वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है ऑल इंडिया रैंक 1 का। मयंक कौल उसमें जो सबसे नंबर 1 सबसे पहले 96 में उनका रैंक 1 आया था, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं। सिटी बैंक नाम का एक इंटरनेशनल बैंक है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट। सिटी बैंक के टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है वो, यहाँ से पढ़ के निकले हैं। उसके साथ में एक फोटो लगी हुई मौसम गाडिया जी की। मौसम गाडिया जी दुबई में है। जैसे अमेजॉन चलता है अमेजॉन, वैसे दुबई में चलता है नून, NOON नून। जैसे अमेजॉन पे, पेटीएम है, वैसे नून ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया नून पे। वो नून पे को हेड करता है आदमी यार। इधर इसी जगह से पढ़कर निकला है। निकलते हैं जो निकलते हैं उनकी वैल्यू हो जाती है। आप वैल्यू इनहेंसिंग कोर्स में हो। आप खुद बताओ, क्लास 12th आपने पास कर ली ना, क्लास 12th निकल जाओ काम करने के लिए। क्या काम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पता है सब 12वीं पास कर लेते हैं। चैलेंज कहां से शुरू होता है? यहां से, सीए से। फाइनल पे और चैलेंज आएगा। दुनिया भर में चैलेंज आते रहेंगे, अपन चर्चा करेंगे इस बारे में। बट लॉ बीसीआर क्या है? एक लौता थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पेपर।
थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव में इशू क्या है बच्चे, आप पेपर कर कर आओगे, आपको लगेगा आपने पेपर अच्छा किया है, आपके पैमाने से आपको लगेगा आपने अच्छा किया है, सामने वाले के पैमाने से आपने बहुत ही बोगस पेपर किया है। वो आपके पेपर को बोगस मार्क कर कर जिस सवाल में आपने 5 में से 3 एक्सपेक्ट किए थे उसमें आपको 5 में से 1 नंबर देकर आगे चला जाएगा। आप सोच रहे हो आपको ऑन एवरेज 60% मार्किंग होगी, आपको लग रहा है आपके 100 में से 60 आएंगे, उसने आपको एवरेज मार्किंग करी है 30%, तो आपके 100 में से 30 आए, 60 और 30 का डिफरेंस हो गया, 40 आए नहीं, पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो सर हम क्या करें, आपको उन टेक्निक्स को यूज करना है जिन टेक्निक्स को पिछले कुछ बच्चे यूज कर चुके हैं और उनको मार्क्स आ पाए। सर वो टेक्निक्स कौन सी हम आपको बताएंगे, आप इसीलिए आए हो यहाँ पे, वरना मॉड्यूल तो घर पे भी आपके पास उपलब्ध था, आप पढ़ सकते थे। आप यहाँ पर 2 चीजों के लिए आए हो राजा, आप याद रखना, एक आए हो टीचर्स के एक्सपीरियंस के लिए, असीम सर, मित्तल सर, असीम सर आपको लॉ पढ़ाएंगे, मित्तल सर आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, रविजीत सर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, खत्री सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, दीपक सर आपको इको बीसी के पढ़ाएंगे, मेरा नाम प्रतीक है, मैं आपको बीसीआर पढ़ा रहा हूँ। हम सब लोगों का अगर आप कंबाइंड टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखोगे तो इट वुड बी ऑलमोस्ट 120 और 130 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब तक अपने सब्जेक्ट में सबने बहुत काम किया हुआ है। इसका अर्थ है कि आप हमसे सीखने आओगे इनसाइड इंफॉर्मेशन, सर किस चीज पे नंबर मिलता है, किस पे नहीं मिलता। दूसरी चीज डिसिप्लिन, सुबह इतने बजे से इतने बजे क्लास करनी है, आराम करना है, फिर मुझे पढ़ना है, ये डिसिप्लिन आप सेट करके रखोगे, पेपर क्लियर होगा। सो लॉ बीसीआर क्या है बेटा आपका, सब्जेक्टिव एज वेल एज थ्योरेटिकल, क्लियर है सर। थर्ड पेपर जाके लिखिए, थर्ड पेपर है बेटा आपका क्वांट, QUANT, क्वांट, QUANT, क्वांट। राइट, क्वांट। क्वांट के साथ एक चीज और आती है बच्चे, उसका आता है लॉजिकल रीजनिंग, LR, लॉजिकल रीजनिंग। तो जाके लिखिए क्वांट प्लस LR। थैंक यू बेटा। सुमित बेटा ये कीबोर्ड हटाना बच्चे, कीबोर्ड कीबोर्ड, हाँ बस दे दे मुझे। क्वांट के साथ आता है बेटा LR। तो टोटल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं आपके क्वांट LR में, मैथ स्टैट्स प्लस LR। ओके विद दिस, नो प्रॉब्लम। कितने मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का आता है बच्चे। ये टोटलिटी में सब कुछ कैसे हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। और फिर आखिर में क्या आता है बच्चे आपका इको बीसी के, जहां पे इको बीसी के टोटल में कितने मार्क्स का हो जाता है, 100 मार्क्स का। 50 नंबर इको, 50 नंबर बीसी के। बीसी के का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, BCK। अभी सर पढ़ाएंगे तो पढ़ ही लेना ना, BCK लिख लो बस तुम। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से बच्चे हमारे, अकाउंटेंसी 100 नंबर, लॉ BCR 60-40, मैथ स्टैट्स LR, क्वांट, एंड आखिर में इको BCK। लास्ट 2 सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चे वो क्या है आपके, 2000 ऑब्जेक्टिव पेपर्स। फर्स्ट 2 पेपर जो हैं वो हैं आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर्स। फर्स्ट 2 पेपर्स आर सब्जेक्टिव, लास्ट 2 पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव। ठीक है राजा। नाउ सर हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे कौन कौन से, वो आपको बता दिया मैंने। सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक फैकल्टी बताएगी आपको। अब आप आइए एक फ्रेश पेज पर, ये मैं मान लूंगा कि आप इसको एक फेयर कॉपी में जाके नोट डाउन करेंगे और मेरे सब्जेक्ट की एक अलग कॉपी बना देंगे। मेरा सब्जेक्ट क्या है, BCAR, जाके हेडिंग डालिए आप, BCAR। बोलो बोलो प्लीज, बोलो तो, हाँ बोलो बोलो, कुछ नहीं। हाँ तो अभी अपनों की सारी बातें नहीं करनी है, जो बहुत एकेडमिक जरूरत की बात है वो करिएगा। चलिए जी, ऑलराइट। BCR जाके लिखिए बेटा, सब्जेक्ट है आपका। BCR का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग।
बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। कितने मार्क्स का बेटा? ब्रैकेट में जाके लिखिए 40 मार्क्स, इट इज 40 मार्क्स। ब्रैकेट में जाके लिखिए इट इज 40 मार्क्स। कुल मिला के बच्चे आपको एग्जाम में सवाल आएंगे 5, जाके लिखिए 5 into 10। एग्जाम में सवाल कितने आएंगे बच्चे? 5। हर सवाल कितने नंबर का होगा? 10। सो 5 into 10 टोटलिटी में कितना हो जाएगा? 50 मार्क्स। बट सर आपने तो हमें बोला कि पेपर 40 मार्क्स का आएगा, तो ये 50 मार्क्स कैसे हो गया? जाके लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कंपलसरी, पहला सवाल कंपलसरी रहेगा, और बाकी 4 सवाल जो हैं उन 4 में से कोई भी 3 आपको करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी और बाकी 4 में से कोई भी 3 सवाल। तो आप अटेम्प्ट कितना करेंगे? अटेम्प्ट तो 40 नंबर का ही करेंगे। पहला क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, बाकी हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, कुल मिला के 3 है, सो दैट वुड बी अराउंड 30 मार्क्स। सो 30 + 10 वुड बी 40। ठीक है बेटा। नाउ चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ेंगे, क्या क्या, आप जाके सबसे पहले लिखिए बेटा, सामने बस आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, बट चैप्टर्स का लिखने का जो सीक्वेंस होगा वो अलग होगा। फर्स्ट चैप्टर जाके लिखिए बच्चे आप कम्युनिकेशन। फर्स्ट चैप्टर जाके लिखिए कम्युनिकेशन। फर्स्ट चैप्टर जाके लिखिए आप कम्युनिकेशन। फर्स्ट चैप्टर लिखिए आप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के सामने जाकर अब मैं हर चैप्टर के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखाऊंगा जो उसको अलग बनाती है, पेक्यूलियर बनाती है। कम्युनिकेशन पहले स्टार लगाइए आप जाकर, पुट अ स्टार ऑन कम्युनिकेशन। वाई द स्टार? बिकॉज कम्युनिकेशन बेटा आपके पूरे बीसीआर सब्जेक्ट का इकलौता थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसको आपको याद करना है, बाकी कुछ भी आपको याद है सच नहीं करना, बाकी सब कुछ किस पे चलेगा? प्रैक्टिस पर। दिस इज प्योर थ्योरी। तो जाके लिखिए नंबर 1 पॉइंट इसके सामने सामने लिख दीजिएगा, जैसे कम्युनिकेशन लिखा डैश लगाकर उसके सामने लिख दीजिए। पहली चीज थ्योरी, पूरी तरीके से थ्योरी है। और दूसरी चीज इसका वेटेज एग्जाम में है 6 मार्क्स। ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स। अब एक्सपीरियंस के थ्रू जो मैंने सीखा है मैं आपको वो सिखा रहा हूं। 6 मार्क्स के सामने जाके लिखिए 2 into 3, 2 नंबर के 3 सवाल आएंगे। ठीक है बेटा। कम्युनिकेशन थ्योरी 6 मार्क्स 2 into 3, और सामने ब्रैकेट में जाके लिखिए बेटा, जैसे मैंने ऐसे लिखा है 0 1 2, जाके लिखिए 0 1 2, कोई बात नहीं 0 1 2 0 1 2। अब 0 1 2 का मतलब क्या है? 0 1 2 का मतलब है, हाँ बच्चे बताइए। अच्छा अपने को क्या करना है बेटा? क्लास में डायलॉग रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलते रहूं। आप बोलेंगे तो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं क्लास में। बैठे नहीं रहना, सुप्त अवस्था में मत चले जाइएगा, सोना मत शुरू कर दीजिएगा। आप जवाब दीजिए, कम्युनिकेट करिए। मुझे नहीं पता आपने अभी तक स्कूलिंग में या फॉर दैट मैटर किसी भी एकेडमिक क्लास में किस तरीके का माहौल देखा है। मेरी क्लास में तो मुझे माहौल चाहिए कि आप सब लाइवली रहें, जिंदा दिल रहें। मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊँ, आप वहाँ से पढ़ें, मजाक मस्ती भी करें, लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो आप जवाब दें। अदरवाइज क्या, सवाल पूछने की इंटेंसिटी खत्म हो जाती है। तो सवाल यह है कि 0 1 2 का आपको अर्थ लगता क्या है, होगा क्या ये? हाँ बच्चे बोलो। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। ये मार्किंग का तरीका है बच्चे। आपको सवाल कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क का। कुछ पब्लिकेशन है बेटा जो आईसीआई पब्लिश करता है। सबसे जरूरी पब्लिकेशन आपके लिए जो है दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूल, MODULE, मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? जैसे सीबीएसई में आपने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी, आई एम श्योर एमपी बोर्ड में भी ऐसी कोई बुक आती होगी, वैसे ही आईसीआई के द्वारा एक बुक इशू करी जाती है। उस बुक को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। बुक में भाषा भी किसकी होती है? इंस्टीट्यूट की। और उसको रिकमेंड भी कौन करता है? इंस्टीट्यूट। अगर आप उसमें से कोई चीज उठा के लिखते हैं तो चांसेस हैं कि वो बिल्कुल सही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सजेस्टेड आंसर भी उसी में से बनते हैं। फंडामेंटल नंबर 1। कम्युनिकेशन में सवाल आपको आएगा 2 नंबर का, मतलब बहुत बड़ा जवाब नहीं लिखना है। अब उस 2 नंबर का सवाल अगर आपने मॉड्यूल की भाषा हूबहू लिख दी तो आपको मिलेंगे 2 नंबर। आपने अगर भाव सही लिखा
लेकिन शब्द अपने लिखे, भाव मॉड्यूल का है, मीनिंग मॉड्यूल का है, वर्ड्स आपके हैं, तो आपको मिलेगा 1 नंबर। और आपने भाव भी अपना लिखा और शब्द भी अपने लिखे, तो इंस्टीट्यूट देगा आपको 0। सो इसीलिए इट इज 0 1 2। आमतौर पे इंस्टीट्यूट हाफ मार्किंग नहीं करता, आधा नंबर नहीं देता। तो आप अगर 6 नंबर के सवाल एहतियात से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 6 में से 6 आ सकते हैं, और आप उसको लाइटली लेंगे तो आपके 6 में से 0 भी आ सकते हैं। आप बोलोगे सर हम बहुत जिंदा दिल और हम बहुत जाबाज लोग हैं सर, फियर फैक्टर के अगले सीजन में हम ही जाने वाले हैं, जो क्यों? आप बोलते सर हम ये ऐसे 6 नंबर की कोई वैल्यू नहीं करते सर, हम कोई फर्क नहीं पड़ता सर हमको, 2 नंबर की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। सीए की दुनिया में है भैया। आप इंटरमीडिएट के बैच में जाइए और आप लोगों से पूछिए कितने नंबर आए, तो आपको 5-7% बच्चे तो ऐसे मिल जाएंगे जिनके मार्क्स 200 से लेके 205 के बीच में होंगे। फाउंडेशन में 200 से 205 के बीच में आए और पास हो गए। आप उस बच्चे, अच्छा मैं आपको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है यार, ये बच्चों के 199 भी आते हैं, 199 पे फेल भी हो जाते हैं। आप ये मतलब सोच पा रहे हो, विचार कर पा रहे हो कि एक बच्चा 199 लेकर आ रहा है, एक बच्चा 200 लेकर आ रहा है, एक पास नहीं है। मुझे तो नहीं लगता यार कि आप लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे सवाल उठा सकते हो दोनों में से किसी एक के। क्या बोलो 200 वाले ने पढ़ाई करी थी, 199 ने पढ़ाई नहीं करी थी। यहीं पर आ जाता है लक फैक्टर। पूजा पाठ दुआएं जो आपको मिलती है वो 199 से 200 कर देती है। किस्मत आपके प्रति नहीं होती तो आपके 200 की जगह 199 हो जाते हैं मार्क्स। अब कर क्या सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ही चाहिए वैसे आपको, लेकिन उसके अलावा आपको किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। क्या चाहिए तो 2 नंबर का है, छोड़ दो इसको। अरे नहीं भैया, उस 2 में से एक ही मिल गए और तुम 199 पे अटक गए, तो 199 से तुमको 200 पे वही 1 नंबर लेके जाएगा। तो नथिंग इज टू बी टेकन लाइटली। नंबर 1 कम्युनिकेशन क्लियर है बच्चे। थ्योरी चैप्टर है, 6 नंबर है, 2 into 3 है, और साथ में 0 1 2 का हमारा फॉर्मेट है। शेड्यूल वाले दोस्त मेरे समझ में आए आपको? ठीक है बेटा, थोड़ा सा कम यौन करना है बेटा, और यौन करना है तो मुंह पे हाथ रखना है आपको। मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ, मैं आपको सही चीज़ सिखाऊंगा, मैं कभी कोई गलत चीज़ नहीं सिखाऊंगा आपको। आप धीरे धीरे मुझे ट्रस्ट करिएगा, मैं आपके हित में ही सोचूंगा मैं आपके। राइट सर? चलिए, फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया बेटा हमारा? कम्युनिकेशन। सेकेंड चैप्टर जाके लिखिए बच्चे आप, सेकेंड चैप्टर जाके लिखिए आप ये वाला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन घर वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? मनदीप बेटा, थैंक यू सो मच निकिता। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ब्रैकेट में क्या लिखा है बच्चों ने? 7A। जाके लिखिए बेटा 7A। 7A का मतलब क्या है? वेरी गुड, वेरी नाइस। अली थोड़ा समझदार बच्चा लग रहा है मेरे को, है क्या ऐसा? सच सोच रहा हूं क्या मैं, या गलत सोच रहा हूं? अब 7A का अर्थ अनडाउटेडली अली ने बिल्कुल सही बोला कि क्वेश्चन नंबर है, बट इसमें एक चीज और है राजा। आपके लॉ में 6 सवाल आएंगे। लॉ 60 नंबर का है। असीम सर उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। 6 सवाल खत्म हुए, पहला सवाल 7 आएगा। 7A आपके BCR का एक्चुअली पहला क्वेश्चन होगा, और याद रखने वाली बात यह है कि ये आपका मैंडेटरी सवाल होगा, कंपल्सरी सवाल होगा, आपको इसको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट, यू वुड हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, मतलब यू विल हैव टू अटेम्प्ट। आप बोलोगे नहीं नहीं सर हम तो पहला वाला छोड़ देंगे, और आपने बोला 40 नंबर का है, नीचे 4 सवाल है, 4 सवाल कर देंगे, 40 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा। अरे भैया सरकार आपके घर से नहीं चल रही है, और चल भी रही है तो ICI एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऐसा मुझे लगता है, और है भी बहुत सारे मायनों में। आपके हिसाब से नहीं चलेगा खेल कि सर 40 नंबर का कर दिया। इंस्टीट्यूट तो बहुत ही लकीर पकड़ के चलने वाला इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल लकीर पकड़ के चलने वाला इंस्टीट्यूशन है। आप विश्वास नहीं मानोगे बच्चे, इतना महान इंस्टीट्यूशन है ICI। इन कुछ मामलों में ICI के प्रेसिडेंट, टॉप नॉच बॉडी के प्रेसिडेंट की बिटिया CA कर रही थी, और उनका 2 बार अटेम्प्ट ही नहीं निकला, उनके टेन्योर में अटेम्प्ट नहीं निकला। सोच सकते हो आप? मतलब आपके पिताजी इज होल्डिंग दी कीज जहां पे खाना रखा हुआ है, और आप भूखे मर रहे हो। वैसे चलता है हाँ कि बच्चा भूखा मर रहा है तो मरेगा। इतना सुपर डुपर ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन है ये। तो नहीं होगा ये जो आप सोच रहे हो कि 40 नंबर
हम कोई भी अटेम्प्ट कर देनी, पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके अलावा कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। आपने पहले वाले को छोड़ दिया, नीचे आपने 4 अटेम्प्ट कर दिए, तो 4 में से कोई 3 ही चेक करेंगे वो लोग, 30 नंबर में से आएगी मार्किंग। सर एवरेज मार्क्स कितने आते हैं बच्चों के? एवरेज मार्क्स बेटा देखो आने चाहिए 28 के आसपास, 40 में से। सर बस 70% नहीं, बहुत अच्छा है, मैं आपको अपने मुंह से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। 28 से 30 नंबर मतलब आपने फोड़ दिया, आपने पेपर फोड़ दिया आपने, 28 से 30 नंबर। सर और एवरेज क्या आता है? एवरेज आता है बेटा देखो, एवरेज आता है 24-25, बिलो एवरेज आता है 20-22, और 20-22 से नीचे तो मतलब बहुत ही नहीं, ठीक नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड अटेम्प्ट। सर हमको कितने आएंगे देखेंगे हम लोग, विल सी दैट। कम्युनिकेशन लिख लिया आपने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सामने जाके लिखिए 5 मार्क्स, 5 मार्क्स लिखिए। बलराम थैंक यू बेटा, 5 मार्क्स लिखिए बच्चे, और उसके सामने जाके लिखिए कंपलसरी, आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। 12th सीबीएसई से कितने बच्चे हैं यहाँ पे? जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो मेरा फर्स्ट बैच था 12th का, अगले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर था, बोर्ड का। इकोनॉमिक्स भी मेरा सब्जेक्ट है। रात को 2 बजे मेरे घर पर किसी ने खटखटाया, अकेले रहता था मैं, घबरा गया, कौन है यार, दरवाजा खोला खाला मैंने, तो मुझे मेरा एक स्टूडेंट दिखाई दिया, बहुत भयंकर जुगाड़ू इंसान, बहुत भयंकर जुगाड़ू इंसान। उसको बोला सर मेरे को अंदर आना, जल्दी आने दो। मैं उसको रोकता, उससे पहले वो अंदर आ, बोला सर दरवाजा बंद कर दो। और ऐसे उसने अपनी शर्ट में से एक पेपर निकाला। सर मैंने क्या है बेटा ये? इसे सर पेपर मिल गया कल का, सॉल्व करा दो। अरे मैंने, तेरा दिमाग खराब हो गया है, पकड़े जाएंगे, खत्म हो जाएगा खेल, क्योंकि तो करना है जीवन में कुछ, अभी शुरुआत ही नहीं हुई कहानी की, तू ये ले आया। बोले सर पैसे दे दिए मैंने। कितने दे दिए? मैंने सर 20,000 रुपये दे दिए मैंने। मैंने उससे पेपर मांगा कि दिखा, पेपर दिखा। मैंने पेपर देखा, मैंने पेपर देखकर उससे क्या सवाल पूछा, मैंने उससे पूछा कि जो 20,000 रुपये दिए वो रिफंड हो जाएंगे क्या? ई सेट सर क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? ऐसे क्योंकि पेपर नहीं आएगा कल। ई सेट कैसे नहीं आएगा? मेरे को उसने बोला आएगा। मैंने 100% बोल रहा हूँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसको अपन बाद में देखेंगे, तो उससे पैसे ले ले वापस, और तू चुपचाप यहाँ पे बैठ के पढ़ ले। पढ़ लिया वो, सुबह पेपर देने गया, पेपर आया नहीं वो वाला, मेरे पास आया, बोलते सर आपको कैसे पता चला पेपर नहीं आएगा? ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सवाल ही नहीं था इसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता इलास्टिसिटी का सवाल ना हो। ऐसे ही आईसीआई के पेपर में मैं आपको आज यहाँ पे बैठकर गारंटी दे रहा हूँ बच्चे, कि मैं आपको अगले आने वाले 1 हफ्ते में 30 नंबर का पेपर क्या आएगा वो समझा दूंगा। 40 में से 30 नंबर का, बाकी 10 नंबर का पेपर में सरप्राइज एलिमेंट होगा, बाकी 30 नंबर में कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा। सरप्राइज एलिमेंट ही दिक्कत देता है। हिटलर का नाम सुना है आप लोगों ने? अडोल्फ हिटलर सुना है, नहीं सुना है? अडोल्फ हिटलर की एक टेक्निक थी, उसका नाम था ब्लिट्सक्रेग। ब्लिट्सक्रेग का मतलब होता था एकदम से दुश्मन को घेरो और बिना उसको मौका दिए सोचने का उसको मारकर खत्म कर कर आगे निकल जाओ। दैट इज कॉल्ड एज ब्लिट्सक्रेग। इंसान को परेशानी क्या देता है? इंसान को परेशानी देता है कि मुझे सोचने का मौका नहीं मिला, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं आपको प्रिपेयर्ड करके भेजूंगा एग्जाम में, आपके ऊपर है कि आप मेरी बताई गई बात को कितना सीरियसली लेकर कितना इंप्लीमेंट करते हो। इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। शार्क टैंक देखते नहीं? देखते हैं आप लोग? नहीं देखते तो देखा करिए भैया शार्क टैंक। हाँ देखो, देखना चाहिए, देखते हैं। हाँ हाँ बोला था नहीं देखती, देखो कितनी गलत बात करी तुमने, तुम्हारी दोस्तों भी बोलती है। बट ऑन अ सीरियस नोट यू शुड वॉच शार्क टैंक। व्हाई? बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टाइम इट इज नॉट अबाउट द आइडिया, इट इज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द आइडिया। आइडिया तो सबको आ जाता है, आइडिया का एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। उसमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठते हैं। अमन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो जो लड़की हर चीज में बाहर हो जाती है, आई एम आउट, नमिता थापर, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा सौभाग्य है ऐसा कि मेरे एक बहुत करीबी दोस्त शार्क टैंक में पिच कर आए अभी। आप लोगों ने देखा भी होगा वो, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट। स्टेज नाम का एक स्टार्टअप आया था, मैं आपको क्लास में बताऊंगा उनके बारे में। वो वहां पर होकर आए। मेरी कैलकाटा में एक फ्रेंड थी, वो शार्क टैंक में होकर आई। इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन सर, इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। यू विल हैव टू एग्जीक्यूट। कम्युनिकेशन 6 मार्क्स,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स, 6 + 5 इज हाउ मच 11, 25% पेपर तो अभी बता दिया भैया, आना ही है, आएगा। और इस 11 मार्क में से पूरे 11 मिल सकते हैं आपको। देखो बच्चा क्या करता है राजा, बच्चा दुहाई देता है इस फैक्ट की सर मेरे को तो स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई नहीं ठीक से। ठीक है बच्चे नहीं पढ़ाई, क्या करें, वापस जीवन शुरू करें, वापस स्कूलिंग करोगे क्या? तुम्हारे पास 4 महीने हैं अभी, 5 महीने, 5 महीने में अंग्रेजी सुधरती नहीं है, इंप्रूवमेंट आ जाता है थोड़ा बहुत, बट ऐसे नहीं होता कि चेंज हो जाती है। बट इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी अंग्रेजी पे डिपेंड ही नहीं करता है ये पेपर। मैं आपको इस पेपर में 40 में से 20 तो यूं ही बता सकता हूं कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो। 20 से 30 तक की जर्नी वो आराम से हो जाती है। आपको कॉन्फिडेंस का चलना है। 6 + 5 11। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जाके लिखिए बेटा नोट मेकिंग। ये चैप्टर जाके लिखिए बच्चे 6th वाला नोट मेकिंग। नोट मेकिंग राइट। नोट मेकिंग के ब्रैकेट में जाके लिखिए जैसे आपने आरसी में लिखा था 7A, वैसे यहां पे लिखिए 7B। राइट सर, क्या लिखना है इसको 7B। अब 7B का मतलब है फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ये भी आएगा, ही आएगा, जाके लिखिए कंपलसरी। ये भी आएगा, ही आएगा, लिखिए कंपलसरी। परफेक्ट। क्रिकेट कितने लोग फॉलो करते हैं? आप क्रिकेट फॉलो करते हैं आप लोग? सचिन का नाम सुना है आपने, खेलते हुए देखा नहीं देखा लाइव मुझे नहीं पता, बट एक पर्टिकुलर बॉलर आया था जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम में जिसका नाम था हेनरी ओलोंगा। हेनरी ओलोंगा का जब फर्स्ट मैच था उसमें सचिन को उसने बोल्ड कर दिया था, बोल्ड। और सचिन को बोल्ड करने में जो प्रोफेशनल प्राप्ति होती होगी इंसान को, वो आप और हम विचार नहीं कर सकते। एक मैं ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के स्पिनर का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें वो बोलता था कि मैं सचिन को जब बोल करता था, जब बॉलिंग करता था सचिन को मैं, तो मैं सचिन को बोल्ड नहीं करना चाहता था, मैं सचिन को इंप्रेस करना चाहता था, देखो मैंने कितनी अच्छी बॉल करी है। सचिन इतना महान प्लेयर था। हेनरी ओलंगा नया नौसिखिया लड़का, उसने सचिन को बोल्ड कर दिया। एरोप्लेन बन के पूरे स्टेडियम में वो दौड़ा था। उसका अगला मैच फिर हुआ जिम्बाब्वे से, सचिन ने तोड़ दिया उसको यार, तोड़ दिया उसको, पानी पिला दिया उसने उसको। 2 मैचेस के बीच में क्या हुआ, सचिन समझ गया कि ओलंगा कैसा बॉलर है। सचिन ने ओलंगा के जितने भी टेप्स थे वो सब मंगाकर देखे होंगे आई एम श्योर। क्यों? क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि ओलंगा की बॉलिंग कैसे होती है, ओलंगा की लेंथ कैसे होती है, जो बैट्समैन आउट हुए उन्होंने क्या गलती करी। एंड दैट इज व्हाट सचिन वाज। सचिन वाज वन पर्सन हु हैड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। सर आप क्यों बता रहे हो हमें? नोट मेकिंग जो चैप्टर है बच्चे, उसमें हिस्टोरिकली देखा गया है कि बच्चा उतना टाइम लगा देता है जितना टाइम उसके पास है ही नहीं। आपके पास पूरे बीसीआर में जहां आपने 40 मार्क्स लिखा है वहां पे जाइए और जाके लिखिए 70 मिनट है आपके पास, 70 मिनट्स लिखा ना आपने 40 मार्क्स बीसीआर, वहां पे जाके लिखिए 70 मिनट्स का टाइम है बच्चे आपके पास। यू हैव 70 मिनट्स ऑफ टाइम विथ यू। जैसे चक दे इंडिया में था 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास, वैसे 70 मिनट है इसमें आपके पास। 40 मार्क का पेपर, फंडामेंटली 1 मार्क के लिए 1.5 मिनट, तो 40 मार्क के लिए 60 मिनट, फिर भी 10 मिनट का बफर लेके चल रहे हो, एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो। नोट मेकिंग में जाके लेके 5 नंबर का आएगा सवाल। सर आप हमें ये करा क्यों रहे हो, पढ़ाना क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्योंकि भैया मेरी टेक्निक ही अलग है। मेरे डैड आर्मी में थे, माई डैड वॉज इन द आर्मी, ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर। माई ग्रैंडफादर वॉज अगेन एन आर्मी ऑफिसर, माई ग्रैंडफादर वॉज अ ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, देन ही मूव्ड इनटू द इंडियन आर्मी। My great my my great grandfather was superintendent of police of Punjab. My great grandfather was a magistrate of Punjab. It was in our blood to get into the services. I could not get into the services because of my specs, मेरे चश्मे के चलते. But I've learned some good things from them. आप अपने ट्रूप्स को किसी जगह पर भेजते हो तो आप पहले उनको मैप देते हो कि आप इस जगह जा रहे हो,
और आप फिर उनको देते हो अक्लिमेटाइजेशन का मौका, आप उस जगह से उसको परिचित होने का मौका देते हो। मैं अपने एक डैड के फौजी दोस्त से बात कर रहा था, एयरफोर्स में थे वो। मैंने उनसे पूछा कि आपका लाइफ में एक्सपीरियंसेस कौन से हैं जिसको आप भूल नहीं सकते। इसे यार इंसान फौज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जो नॉर्मल लाइफ में नहीं करता। इसे आपने ऐसा क्या किया? इसे मैंने बॉम्ब गिराया, जैसे पायलट मैंने बॉम्ब गिराया। इसे नॉर्मली तो नहीं गिराते आप बॉम्ब। मैं दहल गया यार, मैंने पूछा बॉम्ब गिराते कैसे हैं? तो उन्होंने जो मुझे एक्सपीरियंस बताया ना यार, उसमें एक लर्निंग थी कि इसे जिस जगह पे बॉम्ब गिराते हैं आप उस जगह पर पहली बार फ्लाई करके बॉम्ब नहीं गिरा देते। आप पहले उस जगह के ऊपर से फ्लाई करके जाते हो, रुकते हो, पलट के बॉम्ब गिराते हो। मैंने पूछा क्यों? इसे पहले पक्का करते हैं कि जगह सही है नहीं सही है, और दूसरा ये देखते कहां पर बॉम्ब गिराने से मैक्सिमम नुकसान होगा। सर आप हमें क्यों बता रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज अंग्रेजी में रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है किसी जगह को देखकर जांच लेना, परख लेना। मैं चाहता हूं कि आप पेपर को पहले ही समझ जाओ, अच्छा पेपर ऐसा आता है। मैं चाहता हूं आप सचिन जैसे जैसे उसने हेनरी ओलोंगा को ट्रीट किया, आप भी पेपर को वैसे ट्रीट करो कि मुझे पता अच्छा ये गलती करता है आम इंसान, मैं नहीं करूंगा वो गलती। नोट मेकिंग के साथ दिक्कत क्या है बच्चे? नोट मेकिंग है 5 नंबर का, 1.5 मिनट 1 नंबर के लिए, 8 मिनट का वक्त होना चाहिए। लेकिन बच्चे, मैंने खुद प्रैक्टिकली फर्स्ट हैंड बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है। बच्चा इस सवाल में 40 मिनट का वक्त लगा देता है। 40 मिनट, पेपर 70 मिनट का है यार, तुम एक सवाल में 40 मिनट लगा रहे हो, मतलब 5 नंबर में 40 मिनट, बाकी 35 नंबर में 30 मिनट लगाओगे। और फिर बच्चा बोलता है सर मैंने तो पेपर पूरा सॉल्व कर दिया। देखो पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि पेपर में स्क्रिबलिंग कर आ गया। आपको पेपर में लिख कर आना पड़ेगा सेंस। नॉनसेंस को तो मार्क ही नहीं करता इंस्टीट्यूट। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ बच्चे कि मैं चाहता हूँ कि आप पहले पूरा पेपर कैसे आता है वो समझ जाओ। आप 30-40% समझ चुके हो, अगली क्लास में फिर मैं आपको बाकी का समझाऊंगा। आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छा ये चीज़ ऐसे बिहेव करती है, ये चीज़ ऐसे बिहेव करती है, ये चीज़ ऐसे बिहेव करती है। बिहेवियरल पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको। फिर आप जाओगे सवाल करने के लिए तो आप पहले से ही बिफोर हैंड एक ऐसा नॉलेज कैरी कर रहे होगे जो आपको गलती करने से रोकेगा। हमेशा गलती करने से 2 चीज़ें रोकती है बेटा आपको, एक होता है आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आता किससे है? नॉलेज से। तो मैं चाहता हूं आप एक्सपीरियंस लेकर जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं। आप नहाटापन आए, वी विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू। आखिर में आपके मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट देके जाएं। और अंतिम बात जाने से पहले जो मैं कर रहा हूं, आप इस प्रिपरेशन वाले मोड में खुद के साथ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा न्यूट्रल रहिएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को नोट मेकिंग या किसी पर्टिकुलर सवाल में दिक्कत आ रही है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत आ रही है तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। दिक्कत यही नहीं कि दिक्कत है, दिक्कत यही कि आपको पता नहीं कि दिक्कत है। आपको समझ में आ गई ना दिक्कत? द फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज व्हाट? द फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज टू नो। मुझे पता है गलत क्या है, मेरी फैमिली मुझे वेट लूज करवा रही है, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत समय तक विरोध ही किया कि क्या होता है, वजन से कुछ थोड़ी होता है। बट नाउ आई रियलाइज कि यार वजन तो कम करना ही पड़ता है। जितने समय मैंने नॉन एक्सेप्टेंस दिखाई उतने समय मेरा वजन 1 ग्राम कम किया, मेरा तो वजन कई किलो बढ़ गया। जितने समय से मैं एक्सेप्टेंस में, मेरा वेट लूज होना शुरू हो गया। आपको चले जाना है इस एक्सेप्टेंस मोड में, ज्ञान अर्जित करना है वहां पर। मुझे आप लोग को देख के ऐसा लगता है कि आप जेन्युइनली समझदार बच्चों का एक ग्रुप हो। सर आप तो हर बैच को बोलते हो कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोलता ये चीज, तो ये बहुत ही भयंकर मुंहफट इंसान हूं मैं। मेरा सबसे पॉजिटिव और सबसे नेगेटिव क्या, मैं बहुत भयंकर स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। और आपको अपने जीवन में ऐसे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग अपने आसपास रखने पड़ेंगे। कोको कोला पीते हो आप? कोको कोला, कोको कोला आपके शरीर के लिए अच्छी होती है बुरी होती है? मीठी होती है ना। मीठी चीज़ें खराब होती हैं, कड़वी चीज़ें अच्छी होती है। सर आप कड़वे हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल बैलेंस्ड हूँ। मुझे जहाँ लगेगा आपको बताना है मैं बता दूंगा। बट आप उस, जैसे मैंने तुम्हें आज टोका कि बात नहीं करनी आपस में, तो मैंने एज ए टीचर आपको ये चीज़ बताई है। टीचर का काम होता है बच्चे को वो गलती करने से रोकना जो वो खुद कर चुका है। मैं भी यही करता था, लेकिन जब मैं ये करता था तो मैं टीचर की सुनता नहीं था। आप भी नहीं सुन पा रहे होगे मुझे जब आप आपस में बात कर रहे होगे, बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आपको किसी भी टीचर की बात का बुरा नहीं मानना है। आप तो मतलब हमारे बच्चे ही हो बेटा, मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ। आप हमारे छोटे भाई छोटे बहन जैसे ही हो, कि आप तो हो ही हमारे छोटे भाई बहन। और बड़े भाई को समझाना ही होता है। जर्नी ऐसी होगी, आप सबसे पहले मुझे अपना दोस्त मानना,
दोस्त मानने के बाद अपना बड़ा भाई मानना, और फिर आपको ऐसा लगे तो फिर मेंटर या गुरु मानना। एकदम से गुरु मत मान लेना, स्किप मत कर, 2 सीढ़ियां मत कूद जाना साथ में, स्टेप बाय स्टेप चलना, आराम से टाइम लेना। जब तुम्हें लगे तो रिलेशनशिप को आगे ग्रो करना, नहीं भी ग्रो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त भी समझ लोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, दोस्त तो बन गए हम लोग, दोस्त जैसे तो हैं आज। चलिए सर, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड, यस और नो। हम लोग ऐसे क्लास के आखिर में यस और नो करते हैं और फिर थम्स अप देते हैं कि समझ में आया नहीं है। थम्स अप है नहीं भैया, थम्स अप मतलब समझ में आ गया। एवरीबडी डू हैव अ थम्स अप? यस सर। शेड्यूल वाले भाई बोल रहे हैं अच्छा है, थम्स अप मांगता है, अंगड़ाई भी निकल ही जाती है इसमें, इस वाले हाथ से भी दे दूं क्या सर? दोनों से दे देता हूं। चलिए, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। शेड्यूल आया हुआ है आपके पास आप लोगों का? ठीक है जी, ओके। कोई बच्चा घर के बाहर है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती, कोई कष्ट होता है, आपको कोई लोकल गार्जियन नहीं है अगर, तो मैं आपको लोकल गार्जियन हूं, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। कोई चिंता, अपने एंड पे कुछ गलती मत करना बस, अलावा कोई उसकी चिंता नहीं है। घर वालों की याद आ रही है, फोन पे बात करो, ज्यादा याद आ रही है वीडियो करो, भयंकर याद आ रही है मेरे साथ बैठ जाओ, नहीं बिल्कुल मेरे साथ बैठ जाओ, रात को मैं 9 से लेकर 10 फ्री रहता हूँ, फोन पे बात कर लो। घर का खाना खाना है, मुझे बोल दो, मैं ले आऊंगा घर से खाना। चिंता मत करो, इस प्रोसेस को जियो। दिस इज वन फेज ऑफ लाइफ, इससे निकल के जाना ही पड़ेगा, और आगे अच्छी चीजें वेट कर रही हैं तुम्हारे लिए। राइट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, मैं जा रहा हूँ बस। भाई खड़े ही हो गए कि ये जा क्यों नहीं रहा है इंसान। मैं जैसे नाहटा में पढ़ाता हूँ, वैसे मैं रेनेसा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैं वहाँ पर मैनेजमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। वहाँ पे हमारी टीम में एक बुजुर्ग टीचर हैं, रिटायर हो गए हैं वो, बट अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो मराठी हैं, महाराष्ट्रन है वो। तो मैं उनको बोलता हूँ सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप आते हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ आपको देखकर। तो बोलते हैं आप खड़े मत हुआ करो। तो मैंने पूछा क्यों, मुझे लगा कुछ इमोशनल बात बोलेंगे। ही सेड मराठी में खड़े होने का मतलब है कि शादी के लिए तैयार हो जाता, तो आपकी तो शादी हो चुकी है, आप मत खड़े हुआ करो, तो तुम भी मत खड़े हुआ करो।